पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की चाल फेल होती जा रही है। विपक्ष के नेता हर बार मात खा जा रहे हैं। राहुल गांधी हो या कपिल सिब्बल हो या कोई विपक्ष का दूसरा नेता, पीएम मोदी के आगे सबकी चाल नाकाम हो रही है। वहीं अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक फैसले के बाद विपक्ष में हड़कंप मच गया है और विपक्ष के नेता काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई थी। धनखड़ ने कहा था कि जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 144 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। वहीं अब एक जज को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसी अटकलें हैं कि केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनी जांच समिति की रिपोर्ट को महाभियोग की कार्रवाई का आधार बना सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल के बाद कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने भी इसका विरोध किया है। कांग्रेस नेता ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए जज जांच अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। वहीं कांग्रेस के कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। कांग्रेस सरकार को यह भी बात बताएगी। वहीं विपक्ष के एक और चहेते वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट सिर्फ पेशेवर कदाचार के मामलों में संस्थान की एक प्रक्रिया है। ये कानूनी प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं हो सकती। सिंघवी ने कहा कि जांच रिपोर्ट अधिनियम के तहत 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनना जरूरी है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट का एक सदस्य, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होने चाहिए। उन्होंने बताया है कि कानून के अनुसार 3 सदस्यों की समिति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का तरीका है। वहीं कपिल सिब्बल ने भी उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ पर सवाल उठाए थे। कपिल सिब्बल ने पूछा था कि जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जज को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल सांप्रदायिक बयान दिया था। सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करने का ऐलान किया है। तो देखा आपने कैसे सिब्बल और सिंघवी बेचैन नजर आ रहे हैं। वहीं आप दर्शक क्या चाहते हैं? अगर आप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ खड़े हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए। इस खबर में आगे राहुल गांधी, कांग्रेस और कपिल सिब्बल के बारे में भी बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राजनीति एक तरफ होती है लेकिन राष्ट्रहित अलग होना चाहिए। किसी भी चुनावी लोकतांत्रिक देश की ये स्वाभाविक प्रकृति है कि वहाँ राजनीति होगी, लेकिन वो सीमित होनी चाहिए। जब बात देश के गौरव और स्वाभिमान की हो तो किसी भी दल और पार्टी के दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी जो एक नेता प्रतिपक्ष हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जब राष्ट्र के भीतर एकता के स्वर बुलंद हो तो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश बैकफुट पर आ जाए। जैसे शशि थरूर और ओवैसी सरी के सांसदों से सीखना चाहिए उन्हें कि राष्ट्रहित में काम करना क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वैश्विक मंचों पर अपना पक्ष रखने के लिए मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को अलग अलग देशों में भेजने की जो पहल की, वो अपने मूल उद्देश्य से भी कहीं ज्यादा सफल साबित हुई है। इन प्रतिनिधि मंडलों में गए सदस्यों ने न केवल पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब किया, बल्कि ये भी दर्शाया कि आंतरिक स्तर पर कुछ विभाजनों के बावजूद भारत मूल रूप से एक है। इन प्रतिनिधि मंडलों ने भारत की समावेशी संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसकी सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति तब देखने को मिली जब द्रमुक सांसद कनिमोरी के समक्ष स्पेन में भारत को राष्ट्रीय भाषा का सवाल पूछकर उन्हें असहज करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने जिस सहजता से इस बात का जवाब दिया कि विविधता में एकता ही भारत की राष्ट्रीय भाषा है, उससे स्वाभाविक है कि किसी खास मंशा से ऐसा सवाल पूछने वालों की बोलती बंद हो गई। कनिमोरी ने भाषा को लेकर अपने जवाब से यही रेखांकित किया कि किसी भी सूरत में राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में शामिल अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी इन मोर्चों पर सराहनीय काम किया। इसमें कांग्रेस के भी कुछ सांसद खासतौर पर शामिल हैं। अपने नेता राहुल गांधी के निरंतर शिकायती लहजे और लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाने के बाद भी कांग्रेस सांसदों ने यही दर्शाया कि भारत राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस के ऐसे सांसदों में शशि थरूर की खूब सराहना हुई। विषय के प्रति अपने विशद ज्ञान और उत्कृष्ट संवाद शैली के जरिए उन्होंने अनुकरणीय रूप से भारत का पक्ष रखा। दुनिया भर में
प्रतिनिधिमंडल भेजने संबंधी पहल को लेकर थरूर ने मोदी सरकार को भी सराहा। थरूर ने ये कहा कि जब भी राष्ट्र संकट में हो तो सभी नागरिकों का दायित्व है कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। राजनीति को इससे अलग रखा जाना चाहिए। इसके अनुसार अमेरिका और मध्य अमेरिका देशों में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वालों के लिए उनका चयन उनके लिए गर्व की अनुभूति करने वाला है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी अपने दायित्व को बखूबी निभाया। ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों और यहां तक कि अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को भी खुर्शीद ने आड़े हाथों लिया। खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधी मोदी सरकार के फैसले का पुरजोर समर्थन किया। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें निशाने पर लिया, जिसकी पीड़ा उन्होंने ये कहकर व्यक्त की कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन काम है। थरूर और खुर्शीद के अलावा आनंद शर्मा कांग्रेस के एक अन्य बड़े नेता रहे जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल संबंधी कवायद को सराहा। वहीं मनीष तिवारी का नाम भी उन नेताओं में जुड़ गया है जिन्होंने ये कहा कि राष्ट्र के प्रति कोई भी जिम्मेदारी हर चीज से ऊपर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी तक AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का भी एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में उभार देखने को मिला। उन्होंने बहुत बेबाकी से ये बात रखी कि पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों की भारत किस तरह से कीमत चुका रहा है। उन्होंने अपनी विशेष भाषा शैली और उदाहरणों के जरिए दुनिया का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा। उन्हें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे उन मुस्लिम देशों में गए प्रतिनिधिमंडल के साथ भेजा गया जहां पाकिस्तान अक्सर मजहबी दिखाई देता रहता है। दर्शकों, एक और इन विपक्षी सांसदों ने विदेशों में भारत का पक्ष जोरदार तरीके से रखा, लेकिन कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिका जाकर मंडली ने क्या हासिल किया। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी लिखा कि अमेरिका को 14 जून को अपने आर्मी डे में पाकिस्तान के उस जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। दर्शकों, मामला कोई भी हो, लेकिन एक तरफ से विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाना कितना गलत है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को शशि थरूर, कनिमोरी और दूसरे विपक्षी सांसदों से सीखना चाहिए कि जब राष्ट्रहित की बात आए तो अपना रवैया कैसा रखना होता है। पीएम मोदी लगातार विश्व के पटल पर देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका से लेकर चीन, कनाडा, तमाम बड़े देश आज भारत में हो रहे आर्थिक विकास को देखकर घबराए हुए हैं। वहीं भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा भी पूरे विश्व भर में है। लेकिन कपिल सिब्बल जो विपक्षी नेताओं के चहेते वकील हैं, वो हर मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं। नए वक्फ कानून से लेकर तमाम मुद्दे पर कपिल सिब्बल मोदी सरकार के खिलाफ हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार के खिलाफ हर मुद्दे को लेकर पक्ष रखते हैं। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी कपिल सिब्बल चले थे मोदी सरकार को घेरने, लेकिन वो खुद ही घिर गए हैं। राहुल गांधी की तरह कपिल सिब्बल का भी दांव उल्टा पड़ गया है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे ज्यादा सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता उठा रहे थे। इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे थे और कहने लगे थे कि जी हम तो देश के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें देश के सरकार के बयानों पर भरोसा नहीं है। सरकार से लगातार सवाल पूछते रहे, वो भी तब जब पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। लेकिन राहुल गांधी कहते रहे कि जी भारत के कितने रफेल गिरे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी का ये एजेंडा नहीं चला तो वो कहने लगे कि जी ट्रंप के कहने पर देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अब राहुल गांधी और कपिल सिब्बल को करारा जवाब दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। नरेंद्र सरेंडर जैसा कैंपेन चलाया गया ताकि ये दर्शाया जा सके कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच बचाव के बाद पीएम मोदी दबाव में आ गए और सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं इस मामले में उमर अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इंडी गठबंधन और कांग्रेस के स्टैंड से दूरी बनाती नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद और विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी सीधे तौर पर निशाना साधा। वहीं कपिल सिब्बल के एक सवाल ने उन्हें ही कंफ्यूजन में डाल दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर और डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर तीखा जवाब दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कपिल सिब्बल ने उमर अब्दुल्ला से पूछा कि ट्रंप ने सीज फायर में क्या भूमिका निभाई। इस पर उमर अब्दुल्ला ने तुरंत जवाब दिया कि पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ा। तभी
उनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर के लिए कहा। उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप अपने दोस्तों से दोस्ती निभा नहीं सका, उस पर क्या विश्वास करना। वहीं बीजेपी समर्थकों ने इसे राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लिए क्लीन बोल्ड करार दिया। वीडियो में उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की, जबकि भारत ने रक्षात्मक रुख अपनाया। यह बयान कांग्रेस के उस दावे के विपरीत था जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव में सीज फायर स्वीकार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ट्रंप की भूमिका तो बाद में आई, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही सीज फायर की मांग की थी। उमर अब्दुल्ला का ये जवाब कांग्रेस के उस प्रचार को चुनौती देता है जिसमें वो मोदी सरकार को सरेंडर करार दे रहे थे। वहीं कपिल सिब्बल को शायद ये उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला भी सीज फायर को लेकर ट्रंप को क्रेडिट देंगे और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी ने सरेंडर नहीं किया है। दर्शकों, उमर अब्दुल्ला की ये टिप्पणी ने न केवल कपिल सिब्बल को असहज किया, बल्कि कांग्रेस के उस कथन को भी चुनौती दी जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से ज्यादा पंजाब पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे भी पंजाब में सत्ता बच जाए। वहीं चर्चा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो सेटिंग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी जारी है। एसीबी ने दिल्ली में कार्रवाई तेज कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। निगम की सबसे ताकतवर स्थायी समिति में भी आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई है। आम आदमी पार्टी को लगातार दिल्ली के भीतर हार का सामना करना पड़ रहा है। आप पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने आप को प्रभावी तरीके से फिर से दिल्ली के भीतर स्थापित करें। दिल्ली में पहले जनता ने और फिर अब उनके साथी पार्षद भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर आई है। दरअसल दिल्ली नगर निगम में सर्वोच्च शक्तिशाली समिति स्थायी समिति का गठन पूरा हो गया है। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सत्या शर्मा ने समिति के अध्यक्ष तो वहीं सुंदर सिंह ने उपाध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त कर ली है। ये पहला मौका है जब एकीकृत दिल्ली नगर निगम में गौतमपुरी से पार्षद सत्या शर्मा 1957 के बाद पहली महिला अध्यक्ष स्थायी समिति की बनी है। पूर्वकालिक पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी निगम में लता गुप्ता, वीना विरमानी और शिखा राय जरूर स्थायी समिति की अध्यक्ष रहीं, लेकिन 2012 से पहले एकीकृत निगम और 2022 के बाद बने एकीकृत निगम में पहली बार कोई महिला निगम स्थायी समिति की पहली महिला अध्यक्ष है। 18 सदस्यों वाली स्थायी समिति में बीजेपी के पास 11 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 7 वोट थे। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारने के साथ ही बीजेपी में रार मचने की बात कही थी, लेकिन जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को 11 वोट मिले और बीजेपी प्रत्याशी विजयी हो गए, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार और मोहनी जिनवाल हार गए। उन्हें 7-7 वोट ही मिले। 2022 में निगम की सत्ता पाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि पहले ही महापौर पद आम आदमी पार्टी निगम से गंवा चुकी थी और अब स्थायी समिति में बीजेपी मजबूती के साथ सत्ता में आ गई है। अपनी जीत के बाद सत्या शर्मा ने कहा है कि वो एयर इंडिया विमान हादसे और उसमें गई लोगों की जान से दुखी है, इसलिए हम इस चुनाव के जीत का कोई जश्न नहीं मनाएंगे। सत्या शर्मा ने कहा है कि अब चूंकि स्थायी समिति बन गई है तो जल्द ही इसकी बैठक बुलाकर लंबित प्रस्तावों को पारित करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति की प्राथमिकता दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की होगी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अहम समिति है, कोई क्रॉस वोटिंग जैसी कोई गड़बड़ न हो, इसके लिए बीजेपी ने 2 सांसद हर्ष मल्होत्रा और कमलजीत सहरावत की निगम में ड्यूटी लगाई थी। चुनाव से पहले स्थायी समिति के बीजेपी के 11 सदस्यों के साथ निगम नेता सदन प्रवेश वाही के कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पार्टी हित में मतदान करने की अपील दोहराई। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमजोर होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेता सत्ता से बाहर होने के बाद से ही तिल मिलाए हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से पूरी तरह से साफ हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने विपक्षी इंडी गठबंधन से भी एक तरह से नाता तोड़ लिया है। पिछले दिनों संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्षी पार्टियों की जो बैठक हुई उसमें आप पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। उधर पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जी जान से लड़ रही हैं। वहीं बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी। पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें